क्लास खत्म होते ही मैं पागलों की तरह क्लासरूम से बाहर भागा। लड़की को देखे बिना ही मैंने उसे जोर से चूम लिया, जिससे आसपास के सहपाठी इतने डर गए कि उनकी पैंट गीली हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने स्कूल की बदनाम चुड़ैल जोक लियू रुयान को चूम लिया था, जिससे पूरे स्कूल में खौफ था। हालांकि मुझे पता था कि आंखें खोलकर जब मैं देखूंगा कि ये वही चुड़ैल है तो मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। फिर भी मैंने उसे कसकर पकड़ रखा था, छोड़ने से इनकार कर दिया। मैं खुद को रोक नहीं पाया। छोड़ना मेरे लिए विस्फोट का कारण बन सकता था। कुछ ही पल पहले उस सिस्टम ने अचानक एक अनिवार्य काम दे दिया था। 10 सेकंड के भीतर किसी को 30 सेकंड के लिए चूमना है, वरना होस्ट का शरीर फट जाएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के लड़कों को देखकर मुझे पता था कि मैं टोंगशिन को अपना पहला चुंबन कभी नहीं दे सकता। हताशा में मैं बस भाग निकला। मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि जिसे मैंने पकड़ा वो चुड़ैल जोक लियू रुयान होगी। 30 सेकंड की उल्टी गिनती खत्म होते ही मैंने तुरंत उसे छोड़ दिया। लियू रुयान, मुझे समझाने दो, मैं तो बस तुमसे मजाक कर रही थी, पर तू कमीना, उसने गाली देते हुए कहा और मेरी आंखों पर मुक्का मारने के लिए हाथ उठाया। किस्मत से मैंने पहले ही भांप लिया था और इससे पहले कि उसका हाथ मेरे चेहरे को छू पाता मैंने उसे पकड़ लिया। इसमें कोई हैरानी नहीं कि वो मजाकिया है। उसके छोटे छोटे हाथ कितने गोरे और कोमल हैं, छूने में कितना अच्छा लगता है। लियू रुयान और भी गुस्से में आ गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने दांत पीसते हुए मुझे फिर से लात मारने के लिए पैर उठाया, लेकिन मैंने उसे भी आसानी से रोक दिया। लियू रुयान, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुम ऐसे ही मेरी बाहों में नहीं गिर सकती। तुम मुझे मुश्किल में डाल रही हो। आसपास के सभी सहपाठी हैरान होकर देख रहे थे। क्या ये लड़का पागल हो गया है? तुम्हारी किस आंख ने देखा कि लियू रुयान तुम्हें पसंद करती है? वो साफ साफ तुम्हें मार रही है। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? रुको, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। क्या तुम लोगों को दिख नहीं रहा? उनकी मुद्रा बहुत अस्पष्ट है और लियू रुयान जरा भी संघर्ष नहीं कर रही है। क्या ये दोनों कोई रोमांटिक खेल खेल रहे हैं? क्या सच में कुछ चल रहा है? कुछ चल रहा है, इसका क्या मतलब है? फैंग युआन का हाथ उसकी जांघ पर है। क्या यह स्पष्ट नहीं है कि वे एक जोड़े हैं? अपने आसपास के लोगों के लगातार अपमानजनक और अश्लील शब्दों को सुनकर लियू रुयान चिल्लाई, मुझे छोड़ दो, पहले वादा करो कि मुझे नहीं मारोगे। अगर मैं तुम्हें नहीं मारती तो मुझसे छोड़ने की उम्मीद मत करना। मैंने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि लियू रुयान की आंखें अचानक लाल हो गईं और वो पल भर में फूट फूट कर रोने लगी, मानो उसे बहुत बुरा लगा हो। वो हमेशा से लाड़ प्यार से पली बड़ी राजकुमारी थी। अपने परिवार द्वारा लाड़ प्यार की गई। उसने पहले कभी ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया था। हे भगवान, वो क्यों रो रही है? मैं चौंक गया और जल्दी से उसकी पकड़ छोड़ दी। लियू रुयान ने सहज रूप से पलटवार करना चाहा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वो मुझे हरा नहीं सकती, इसलिए उसने खुद को जबरदस्ती रोक लिया। आखिरकार वो लाल आंखों से मुझे घूरते हुए और दांत पीसते हुए एक एक शब्द करके बोली, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इतना कहकर उसने अपने आंसू पोंछे और शिक्षण भवन से बाहर भाग गई। स्कूल के गेट के बाहर पहुंचते ही लियू रुयान एक काली पुलिस कार में बैठ गई। ड्राइवर ने अपनी मालकिन की लाल आंखें देखकर पूछा, मैडम क्या हुआ? क्या किसी ने आपको तंग किया? लियू रुयान ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और एक शब्द भी नहीं कहा। उसने बस अपना फोन निकाला और लेईहू को तुरंत आने के लिए कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है, तुम यहीं रुको। आज रात मैं तुम्हें मछली के खाने के लिए खाई में फेंक दूंगी। इस बीच अपने छात्रावास में मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और अभी भी उन लंबी टांगों के बारे में सोच रहा था। उस लड़की की टांगें कितनी चिकनी थीं, लेकिन उसका गुस्सा बहुत भयंकर था। वो हमेशा चिल्लाती और लड़ने की धमकी देती रहती थी, बिल्कुल भी प्यारी नहीं थी। मैं मन ही मन बड़बड़ा रहा था कि अचानक मुझे याद आया कि मैंने सिस्टम रिवॉर्ड क्लेम नहीं किया था। मेरे दिमाग में एक ख्याल कौंधा और मैंने तुरंत सिस्टम इंटरफेस खोल लिया। वहां मेरी इन्वेंट्री में चुपचाप एक कार्ड पड़ा था, टोंगबेई फिस्ट। बिना सोचे समझे मैंने सीखे पर क्लिक कर दिया। पल भर में जानकारी का एक जबरदस्त भयानक प्रवाह मेरे शरीर में दौड़ गया। टोंगबेई फिस्ट के गुणों के कारण मेरी हड्डियां भी बेतहाशा सख्त हो गईं। हे भगवान, क्या मैंने सीधे स्टील का शरीर बना लिया है? अगर मैं कभी कंस्ट्रक्शन साइट पर भारी सामान उठाने जाऊं तो क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं एक मजबूत आदमी बन सकता हूं जो एक दिन में $1000 कमाएगा? मैं अपने बिस्तर पर लेटा मजे कर रहा था कि अगले ही पल नीचे से अचानक एक तेज आवाज आई, फैंग युआन, बाहर आओ, लाओ लियांग। हे भगवान, ये लियू रुयान है, मुझे कहीं छिपना होगा। लेकिन फिर मैंने सोचा, एक मिनट रुको, एक लड़की लड़कों के छात्रावास में कैसे घुस सकती है? मुझे उससे डर नहीं लगता। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ और छात्रावास का दरवाजा जोर से खुल गया। ऊपर देखा तो लियू रुयान दरवाजे पर खड़ी थी। फैंग युआन, मैं तुम्हें कब से नीचे बुला रही हूँ, क्या तुम बहरे हो? नहीं बहन, मुझे थोड़ा समय दो ताकि मैं प्रतिक्रिया दे सकूं। ये लड़कों का छात्रावास है, क्या तुम्हें पता नहीं? छात्रावास के सुपरवाइजर ने तुम्हें अंदर आने से रोका तक नहीं। अपने काम से मतलब रखो, मेरे साथ बाहर आओ, लियू रुयान ने कहा और मेरी तरफ बढ़ते हुए मुझे बाहर खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन जैसे ही उसका हाथ मेरे चेहरे तक पहुंचा, मैंने उसे पकड़ लिया। ये सुनकर लियू रुयान का गुस्सा भड़क उठा। तुम आ रहे हो या नहीं? नहीं। तभी अचानक उसकी आंखों में आंसू भर आए। आज दोपहर तुमने मुझे लात मारी और मेरे पैर को छुआ। अब मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ टहलने चलो, और तुम मान भी नहीं रहे हो। नहीं नहीं, प्लीज रोना मत मेरी प्यारी,
मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, ठीक है? मेरे बोलने से पहले ही उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे तेजी से छात्रावास से बाहर खींच लिया। आसपास खड़े लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे। मैंने तुमसे कहा था फैंग युआन सचमुच शिखर पर पहुंच गया है। लियू रुयान का परिवार तो बंद है, लेकिन वे अमीर और ताकतवर हैं। हे भगवान, ये तो बहुत ही प्यारा है। देखो, लियू रुयान अभी भी फैंग युआन का हाथ पकड़े हुए है। ये दोनों कितने करीब हैं। मेरे आसपास फुसफुसाहट और इशारों को सुनकर मैं उसकी तरफ मुड़ने से खुद को रोक नहीं पाई। बहन, क्या तुम पहले मुझे छोड़ सकती हो? अगर मुझे बाद में कोई गर्लफ्रेंड न मिले तो क्या तुम जिम्मेदारी लोगी? जिम्मेदारी लूंगी। तुम्हारी आंखें ऐसी लग रही हैं जैसे तुम मुझे 1000 बार मार डालना चाहती हो, और तुम कहती हो कि जिम्मेदारी लोगी। जिम्मेदारी लूंगी। तुम्हारी आंखें ऐसी लग रही हैं जैसे तुम मुझे 1000 बार मार डालना चाहती हो, और तुम कहती हो कि जिम्मेदारी लोगी। मुझे विश्वास नहीं होता। मैं सह लूंगी। मैं मरते दम तक सह लूंगी। रुको, मैं तुम्हें उस जगह ले जाऊंगी, फिर तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो अब तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? स्कूल के पीछे? तुम हमारे स्कूल की उस मशहूर चीज की बात तो नहीं कर रही हो? सच में? क्या वो इतनी रोमांचक है? हम एक दूसरे को सिर्फ आधे दिन से जानते हैं। ऐसे खुद को शर्मिंदा मत करो, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा दोपहर में जो हुआ उसका इल्जाम मैं अपने ऊपर ले लूंगी, और तुम्हें तुम्हारा पैर वापस मिल जाएगा। फिर हिसाब बराबर हो जाएगा। तुम्हारे दिमाग में इतनी गंदी बातें क्यों भरी हैं? मैंने कहा था कि हम टहलने जा रहे हैं, टहलने, समझी? उसकी ये बात सुनकर मुझे भी थोड़ी झुंझलाहट हुई। नहीं, तुम ही तो मुझे उस बाग में ले जाना चाहती थी, और अब मुझे गंदी कह रही हो? ठीक है, मैं नहीं जा रही। मैं अभी अपने हॉस्टल वापस जा रही हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं मानती हूँ कि मैं गंदी हूँ। क्या ये ठीक है? थोड़ी देर बाद लियू रुयान मुझे खींचकर स्कूल के पेड़ों के बाग में ले गई। ये जगह हमेशा हल्की रोशनी से जगमगाती रहती थी। स्कूल के युवा जोड़ों की पसंदीदा जगह। अगर रात में गलती से भी आप झाड़ियों को हटाते तो शायद आपको कोई दृश्य दिख जाता। लियू रुयान, यहाँ बहुत अंधेरा है। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। इससे पहले कि मैं कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, लियू रुयान ने मुझे धक्का देकर दूर कर दिया। तुम गंदे आदमी, फिर से मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो, है ना? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा फायदा उठाना? मुझे तो बस अंधेरे से डर लगता है। यहाँ घना अंधेरा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बहुत बढ़िया, ले ही हूं। बाहर आओ और इसे पीट दो। इससे पहले कि मैं कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, वो एक पल के लिए थोड़ी झुकी और अगले ही पल शेरनी में बदल गई। मुझे अपना मुंह खोलने का भी समय नहीं मिला कि मुझे पीछे से एक जोरदार मुक्का लगा। सौभाग्य से मेरी शारीरिक क्षमता पहले से ही चरम पर थी। मैंने आसानी से एक कदम पीछे हटकर मुक्के से खुद को बचा लिया, जिससे लेईहू अचंभित रह गया। उसने सांडा में 40 साल तक प्रशिक्षण लिया था, और फिर भी वो एक कॉलेज छात्रा के हमले से बच गया। लियू रुयान भी अवाक रह गई। अंधेरा होने के कारण दिखाई न देना, क्या कहते हो? अरे, क्या तुम में जरा भी खेल भावना नहीं है? मुझे बचते देख लियू रुयान का गुस्सा और भड़क उठा। अगर आज मैंने तुम्हारी अच्छी पिटाई नहीं की तो मैं ये अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगी। लेईहू, इसे बांध दो। बिना कुछ कहे लेईहू ने अपना पैर उठाया और मुझे लात मारी। मैं भाग्यशाली थी कि उस मुक्के से बच गई। देखते हैं इस बार क्या करते हो। लेकिन अगले ही पल एक जोरदार आवाज हुई और लेईहू अपना पैर पकड़कर दर्द से चीखने लगा। लियू रुयान, तुमने जो नौकरानी रखी है वो अच्छी नहीं है। शायद तुम्हें उसे घर भेजकर दूध पिलाना चाहिए ताकि वो खुद को बेवकूफ न बनाए। मेरे ताने सुनकर लियू रुयान बिल्कुल बेखबर लग रही थी। उसका चेहरा अब पूरी तरह से हैरान था। लेईहू उसके परिवार के शीर्ष योद्धाओं में से एक था, फिर भी वो मेरे एक भी वार का सामना नहीं कर सका। वो मुझे घूरने से खुद को रोक नहीं पाई। फैंग युआन, क्या तुमने पहले मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है? कुछ हद तक, ज्यादातर ऑनलाइन खुद से सीखा है। वैसे भी तुम मेरी प्रणाली को नहीं समझ पाओगे। बड़ी बहन, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि A-लेवल मार्शल आर्ट वास्तव में कितना शक्तिशाली होता है। अगर तुम मेरे सामने दिखावा करने पर अड़ी रही तो अगली बार मैं 18 ड्रैगन पाम्स के पूरे सेट का इस्तेमाल करूंगी और देखूंगी कि क्या तुम फिर भी चक्कर खाओगे। कोई और सहायक? अगर नहीं तो मैं वापस सोने जा रही हूँ। देर रात तक जागना सेहत के लिए बहुत बुरा है। लियू रुयान मेरी जाती हुई आकृति को देखती रही। गुस्से से उसका मन कर रहा था कि वो अपने दांत पीस डाले, फिर भी वो कुछ नहीं कर सकी। लेकिन मैं अभी ज्यादा दूर नहीं गया था कि अचानक लियू रुयान मेरे पीछे से चिल्लाई, और उसी समय वो जानी पहचानी आवाज मेरे दिमाग में गूंज उठी। एक नया मिशन जारी किया गया है। लियू रुयान को खतरे से बचाओ। मिशन पूरा करने के बाद आपको इनाम का पहिया घुमाने का एक मौका मिलेगा। क्या आप इसे स्वीकार करना चाहते हैं? अगर मैं स्वीकार नहीं करती तो क्या होगा? यह अपने आप शुरू हो जाएगा। स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। मैं स्वीकार करती हूँ, ठीक है? स्पैरो किलिंग सिस्टम हमेशा मुझे डराने के लिए मेरे शरीर को विस्फोट करने की धमकी देता है। मैं कैसे मना कर सकती हूँ? अगली बार मुझे बस डिफॉल्ट मिशन दे दो। बकवास मत करो। प्राप्त हुआ। होस्ट स्वचालित स्वीकृति मोड में चला गया है। दूसरी ओर लियू रुयान समुद्र में बुरी तरह संघर्ष कर रही थी। यह एक बंद शहर है। तुम मुझे बांधने की हिम्मत भी करते। वो आदमी तुरंत हंस पड़ा। मिस लियू, बस इतना ही? हमने आपको पकड़ लिया है। हमें सिर्फ पैसे की परवाह है, रुतबे या खानदान की नहीं। चाहे आप लियू परिवार से हो या झोउ परिवार से,
बेहतर होगा कि आप आज्ञाकारी होकर हमारे हाथों में लेट जाएं। अगर मालिक का आदेश न होता कि आपको हाथ न लगाएं। बोलते ही उस आदमी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ लियू रुयान के चेहरे या बाह को छू पाता, उसे तेज दर्द हुआ। आप लोगों को पैसे की परवाह है, लेकिन मैंने अभी तक उसका चेहरा भी नहीं छुआ है। आपकी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा करने की? ली मांग दर्द से कराह उठा। धिक्कार है, ये बदमाश कहाँ से आ गया? चौथे और पांचवें भाई, जाओ और इस बच्चे की टांगें तोड़ दो। मैं अपनी आंखें घुमाए बिना नहीं रह सकी। तुम गुंडे सब एक जैसे क्यों हो? हमेशा किसी की टांगें तोड़ने की चाहत रखते हो। क्या बड़ी टांगें रखना कोई पारिवारिक परंपरा है? मेरे पीछे खड़ी लियू रुयान ने जल्दी से अपनी आवाज धीमी करते हुए मुझे याद दिलाया कि ये दोनों बहुत कुशल हैं। लेहू को उन्होंने 2 ही वार में बेहोश कर दिया था। ठीक है जान, बस वहीं खड़े रहो और मेरा प्रदर्शन देखो। मैं मुस्कुराई और सिर हिलाए बिना सीधे उन दोनों आदमियों की ओर बढ़ गई। लियू रुयान मेरी पीठ को देखती रही, थोड़ी हैरान। मैं तो सच में थोड़ी भावुक हो गई हूँ। क्या हो रहा है? ये तो दुष्ट और निर्दयी लोगों का समूह है। क्या फेंग युआन को मुझसे फांसने का डर नहीं है? लेकिन उसकी भावुकता 2.5 सेकंड से ज्यादा नहीं टिकी। चौथे और पांचवें भाई जमीन पर पड़े थे। मैं मुड़ी और लियू रुयान के पास वापस चलते हुए बोली, रास्ता कैसा है? जान, मैं सुंदर लग रही हूँ या नहीं? इतनी नखरेबाजी मत करो, पहले मुझे आजाद करो मिस। लेकिन जब मैं अभी उसकी रस्सियां खोल ही रही थी, ली इमांग मेरे पास आ चुका था। मैंने सिर तक नहीं उठाया और शांत स्वर में कहा, भाई तुम में से बचे हुए 10-4 लोग मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। अगर तुम्हें अपनी भलाई चाहिए तो यहाँ से चले जाओ। अगर नहीं गए तो मैं सचमुच नरसंहार शुरू कर दूंगा। लेकिन ली इमांग न केवल नहीं गया, बल्कि उसने ठंडे स्वर में अपना हाथ भी घुमाया। मेरा गुस्सा भड़क उठा। धिक्कार है, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी और तुम फिर भी नहीं रुकोगे। बच्चे, देखते हैं इस बार तुम्हारी अकड़ कितनी दिखती है। भाई मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं लियू रुयान को फिर से बांध दूंगा। फिर मैंने खुद को भी बांध लिया। भाई ये तो वाकई बहुत मजबूत है, तुम भी इसे आजमा कर देखो कितना कसता है। मैं रोने ही वाला था। ये बेवकूफ़ी भरा सिस्टम वाकई मुसीबत है। पहले इसने मुझे सबके सामने किस करने पर मजबूर किया और अब ये मुझे लियू रुयान को बचाने पर मजबूर कर रहा है। अब तक तो मैंने उसे बचाया भी नहीं है और खुद मुसीबत में फंस गया हूँ। मालिक, सब तय हो गया है। पैसा कब आएगा? चिंता मत करो। जब तक लियू परिवार शहर पर कब्जा नहीं कर लेता तब तक इंतजार करो। जमीन का वो टुकड़ा छोड़ दिया जाए तो आपको अपने आप ही पैसे मिल जाएंगे। इसी बीच लियू परिवार के महल का एक नौकर ऊपर भागा। श्रीमान लियू, कुछ गड़बड़ हो गई है, क्या आप शांत नहीं हो सकते? युवती के अंगरक्षक सन्नू ने फोन करके बताया कि युवती का अपहरण हो गया है। फेंगचेंग में लियू रुयान का अपहरण करने की हिम्मत किसने की? तभी मेरा फोन बज उठा। नमस्कार श्रीमान लियू, आप कैसे हैं? मैंने सुना है कि आपने शहर के केंद्र परियोजना पर अरबों खर्च कर दिए हैं। झोउ जियांग, आपने मेरी बहन का अपहरण कर लिया? अरे श्रीमान लियू, आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं बस आपको ये बताने के लिए फोन कर रहा हूँ कि जिस जमीन पर हमारे झोउ परिवार की नजर है उसे छोड़ देना ही बेहतर है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तलवार गलती से आपको घायल कर दे। श्रीमान लियू, कृपया इस पर विचार करें। अगर मैंने आपको दोबारा फोन किया तो शायद मैं ठीक से बातचीत न कर पाऊं। क्लिक, फोन कट गया। लियू लिंचुआन की भौहें गहरी सिकुड़ गईं। उन्होंने चेन मो को जांच करने का आदेश दिया। अगर कोई नतीजा नहीं निकला तो उसे मेरा सिर मेरे पास लाना चाहिए। इस बीच सुनसान कारखाने में लीमा ने मुझे कई बार लात मारी। शांत रहो भाई, गाड़ी में इतनी देर बैठने से मेरे पैर थोड़े सुन्न हो गए हैं। हंसने की हिम्मत कैसे हुई? बच्चे, चौथे भाई, इस बच्चे को ऊपर ले जाओ और पहले इसे निपटा दो, फिर हंसना। जब तुम नीचे आओ तो माइकल जैक्सन के लिए एक फूल लाना। मैं उनका बहुत पुराना फैन हूँ। मैं मून वॉक भी कर सकता हूँ। ऊपर उस सुनसान कारखाने में मैंने कहा, तुम मुझे नीचे से ऊपर सिर्फ मेरे साथ अकेले चांद देखने के लिए तो नहीं लाए हो? मैं चेंगदू से नहीं हूँ। हम्फ, बहुत बकवास हो गई। तुम लियू रुयान के कथित प्रेमी हो, है ना? कौन सा कथित प्रेमी? हम तो बस आम सहपाठी हैं। क्या तुम इतने गॉसिप करने वाले हो? लिनमेंग आगे बढ़ा और फिर से लात मारी। फिर अपना फोन निकाला और कक्षा के बाहर मेरे और लियू रुयान के उत्साहित होने का वीडियो चलाया। अब भी तुम ना कहने की हिम्मत कर रहे हो? तुम मानते हो ना तुम और लियू रुयान प्रेमी प्रेमिका हो? नहीं भाई, क्या तुम अपहरण करता तो नहीं हो? तुम्हें मेरी और लियू रुयान की इतनी चिंता क्यों है? ओह, मुझे पता चल गया। क्या तुम मेरा और लियू रुयान का फायदा उठाकर मुझे लाइव स्ट्रीमिंग सेल्स करने के लिए मजबूर करना चाहते हो और खूब पैसा कमाना चाहते हो? तुम बड़े चालाक हो। क्या तुम ये बात मानते भी हो? हाँ, हमारा एक बच्चा है। अरे, हम प्रेमी प्रेमिका हैं। क्या तुम बंदूक दूर रख सकते हो? अगर गोली चल गई तो? इसे हिलाओ मत। बॉस, क्या तुमने सुना? ये लड़का सच में लियू रुयान का प्रेमी है। मामले को साफ सुथरा रखो। पुलिस को इसे ढूंढने मत दो। फेंगचेंगे विश्वविद्यालय से एक छात्र गायब है। ये बहुत बड़ी समस्या होगी। इससे सबका ध्यान जरूर आकर्षित होगा। मेरी लड़की को चुराने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। हथियार मत इस्तेमाल करो, वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मेरे पास बस यही एक बंदूक है। मैं इसे इस्तेमाल करने से हिचकिचा रहा हूँ। अगर मैं मारा गया तो मेरी सारी गंदगी साफ कर देना। लड़के, मुझे दोष मत देना
किसने कहा था मुझसे पंगा लेने को? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुमने मुझे घेर लिया है? सिर्फ एक बंदूक, इससे तो काम आसान हो जाता है। मैं तो बस अंदाजा लगा रहा था कि ली मांग के पास सिर्फ एक बंदूक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये बेवकूफ खुद को बेनकाब कर देगा। ये सुनकर ली मांग तुरंत गुस्से में आ गया और उसने फिर से बंदूक मेरे सिर पर तान दी। तुम्हें लगता है कि एक बंदूक तुम्हें नहीं मार सकती? लेकिन इस बार मैं जरा भी घबराया नहीं था। मैंने तो अपना माथा बंदूक की नली से सटा दिया। पहली बात तो ये कि उसके बॉस ने उसे बंदूक इस्तेमाल न करने का हुक्म दिया था, और दूसरी बात, युवती लियू रुयान गायब थी। उसका भाई शादी करवाने का दीवाना था। उसने जरूर ठिकाना पता कर लिया होगा। गोली चला, बेवकूफ! ये सुनकर ली मांग तुरंत डर से कांप उठा और सोचने लगा, तो क्या हुआ? अब तुम बंधे हुए हो, मैं तुम्हें लात मारकर जान से मार सकता हूँ। उसके बोलने से पहले ही मैंने रस्सियां खोल दी। बेवकूफ, मैंने इन्हें खुद बांधा है, मैं इन्हें ऐसे ही नहीं खोलूंगा। ली मांग पूरी तरह से घबरा गया। उसे बस इतना पता था कि मैं उसे मुर्गी की तरह कुचल सकता हूँ। ली मांग ने तुरंत गोली चला दी, लेकिन मैं वहां नहीं था। उसकी जगह मुझे ली मांग का पैर टूटने की आवाज सुनाई दी। मेरी आंखों में बदले की आग दौड़ गई। तुमने मुझे 3 बार लात मारी, तो तुम्हें अपाहिज करना मेरा हक है ना? नीचे खड़े गुंडे जोर से हंसे। एक और जिंदा दिल जिंदगी चली गई। बूढ़े, तुम तो हद ही कर रहे हो। तुमने उसे सीधे मार डाला। अगर दुश्मन तुम्हारी तरफ आकर्षित हो गए तो क्या होगा? मुख्य गोली हुआंग जियाओ को लगी है। दुश्मन कहां से आएगा? चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं। मैं शायद कल पैसे लेकर भाग जाऊंगी। इन लोगों की बातें सुनकर लियू रुयान वहीं जम गई। दी युआन मर गया। तर्क के हिसाब से इस बड़े गुंडे की मौत पर मुझे ताली बजानी चाहिए थी, है ना? मुझे इतना दुख क्यों हो रहा है? कमीने, तुमने तो मुझे बचाने का वादा किया था। क्यों? अगर तुमने मुझे नहीं बचाया होता तो तुम मर चुकी होती। क्या तुम बच पाती? मुझे माफ करना, ये सब मेरी गलती है। मैं अभी ऊपर जाकर तुम्हारा बदला लूंगी। लियू रुयान मानो किसी अनजान शक्ति से खिंची चली गई। बेताब होकर ऊपर की ओर भागी। धिक्कार है, ये लड़की गायब हो गई। वो जल्दी से उसके पीछे भागी। ऊपर पहुंचकर लियू रुयान ने एक काली आकृति को बेतहाशा जमीन पर फिसलते हुए देखा। जमीन पर एक और आकृति। लियू रुयान और भी गुस्से में आ गई। फैंग युआन को छोड़ दो, मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगी। वो आगे बढ़ी और उसे जोर से काट लिया। नहीं बहन, क्या तुम कुतिया हो? उस जानी पहचानी आवाज को सुनकर लियू रुयान ने तुरंत अपना मुंह छोड़ दिया। फैंग युआन, मुझे लगा था कि तुम मर गए हो। मैं तुम्हारा बदला लेने यहां आई थी। शुक्र है कि तुम अभी भी जिंदा हो। मैं दंग रह गया। इस लड़की की प्रतिक्रिया इतनी तीव्र थी। क्या उसे मुझसे प्यार हो गया था? होश में आने के बाद मैंने एक कड़वी मुस्कान दी। देखो तुमने मुझे कैसा काटा है। मैंने कभी इतनी भयंकर स्त्री नहीं देखी। लियू रुयान खुशी के आंसू रो पड़ी। वो बहुत सुंदर है, दिल के आकार की मेई। इसी बीच दूसरी तरफ के लोग वहां पहुंच गए। अपने मरते हुए बॉस को देखकर वे चौंक गए। मालिक, मालिक, क्या हुआ? मेरी चिंता मत करो, मैं इस बच्चे का ख्याल रखूंगा। धुआं सूंघते ही बाकी गुंडे मुझे भेड़ियों की तरह घेर लिया, मानो मुझे खा जाने वाले हों। तभी एक गोली चली और गुंडे तुरंत सिर झुकाकर जमीन पर बैठ गए। सच में कानून के सामने सब बराबर हैं। मुझे एक गाना सुनाओ। गेट के सामने पुल के नीचे बत्तखों का एक झुंड तैर रहा था। जल्दी आओ और उन्हें गिनो। 2, 4, 6, 7, 8। मैंने सबसे जोर से गाने वाले को 2 बार लात मारी। तो तुमने पेशाब कर दिया, इसलिए गाना नहीं गाया, है ना? मैंने गाया। भाई, मैं निर्दोष हूं। मैंने कहा तुमने नहीं गाया तो तुमने नहीं गाया। मैंने तुम्हें 2 बार और लात मारी। तुमने पेशाब कर दिया। तुमने ही तो मुझे ऊपर आते समय लात मारी थी। ये मत सोचो कि मुझे पता नहीं है। मैं छोटी सोच वाला हूं, लेकिन मेरे दांत टूट जाएंगे। इसी क्षण सिस्टम अचानक पॉपअप हुआ। मिशन पूरा करने और लकी ड्रॉ को सफलतापूर्वक सक्रिय करने के लिए होस्ट को बधाई। लकी ड्रॉ अब खुला है, कृपया प्रतीक्षा करें। यान शुआंगिंग पोजीशन कार्ड के लिए एक टिकट प्राप्त करने के लिए होस्ट को बधाई। मैंने तुरंत सीखने के लिए क्लिक किया और जैसे ही मेरा दिमाग एक बार फिर घुटन भरे सागर से भर गया, मेरे हाथ में बंदूक मानो मेरे शरीर का हिस्सा बन गई। मैंने एक और गोली चलाई जो लाओ सी के गुप्तांग पर लगी, जिससे वो इतना डर गया कि उसने पेशाब कर दिया। फैंग यान, मैंने गाया। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं गाने की। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं बस अपनी निशानेबाजी का परीक्षण कर रहा था। ओह, क्या तुम्हें मूनवॉक नहीं आता? उठो और मेरे लिए नाचो। लाओ सी खुद को थप्पड़ मारना चाहता था। पेशाब करना उस थप्पड़ के लिए काफी था। बगल की अधूरी इमारत में शौचालय का इस्तेमाल करके निकली लियू रुयान अंदर आई और तरोताजा चेहरे के साथ फैंग यान के पास गई। उफ, मैं कितनी परेशान थी। ये बहुत सुकून देने वाला है। अरे बड़ी बहन, लड़की की तरह बर्ताव करो। जो कोई भी तुम्हें नहीं जानता वो सोचेगा कि तुम सुन एर्नियांग हो। खतरा टलते ही लियू रुयान का गुस्सा फिर भड़क उठा। मानो या न मानो, मैं तुम्हें अभी मार डालूंगी, उसने मुझे लात मारते हुए कहा। लेकिन मैंने उसका पैर पकड़ लिया। फैंग यान, तुम फिर से मेरा अपमान कर रही हो। मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। कमीने। बड़ी बहन, हर समय लड़ना बंद करो। क्या तुम एक सभ्य महिला नहीं बन सकती? सभ्य महिला बकवास है। उसी समय
गोलियों की आवाज सुनकर लियू लिंगचुआन कारखाने के बाहर आ गया था। छोटे मालिक, ड्रोन ने अंदर का सारा सामान लगभग खाली कर दिया है। लेकिन क्या? वो हकलाया। लियू लिंगचुआन ने टैबलेट उठाया और तुरंत दंग रह गया। कारखाने की पहली मंजिल पर 1 दर्जन से अधिक लोग बंधे हुए जमीन पर बैठे गा रहे थे। यहाँ तक कि कारखाने के सामने पुल के नीचे एक आदमी हवा में उड़ने का करतब दिखा रहा था। इन लोगों को किस तरह का अजीब शौक था, बंधे हुए गाते नाचते। क्या वे किसी अनोखी पार्टी का आयोजन कर रहे थे? दृश्य फिर बदला और मैं लियू रुयान का पैर पकड़े हुए उसके गुस्से से भरे चेहरे को चिढ़ाने वाले भाव से देख रहा था। लियू लिंगचुआन ने मुझे तुरंत पहचान लिया। आखिरकार ये वही था। वो और झो जियांग जरूर मिले हुए थे। दरअसल अपनी बहन के ठिकाने की जांच करते समय लियू लिंगचुआन ने फेंग चेंगे विश्वविद्यालय परिसर के नेटवर्क पर मेरा लियू रुयान को जबरदस्ती चूमने का वीडियो देखा था। उसने मान लिया कि मैं लियू रुयान का पीछा करने के बहाने उसका अपहरण कर रहा हूँ और लियू लिंगचुआन क्रोधित हो गया। मुझे इंफ्रारेड स्नाइपर राइफल दो, युवा स्वामी। मुझे लगता है कि रुयान का अपहरण फांग युआन ने नहीं किया है। बकवास बंद करो, मुझे बंदूक दो। इस समय लियू लिंगचुआन एक शब्द भी सुनने को तैयार नहीं था। वो बस इतना जानता था कि फांग युआन उसकी बहन को परेशान कर रहा है। लाचार होकर मैंने चुपचाप बंदूक लियू लिंगचुआन को सौंप दी। इसी बीच मैं और लियू रुयान अभी भी एक दूसरे से फ्लर्ट कर रहे थे कि अचानक मेरे सिर के ऊपर एक इंफ्रारेड किरण दिखाई दी, जिससे मैं पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। धिक्कार है, मैं कितना लापरवाह था। इससे पहले कि मैं आने वाली उस परछाई से निपटने के बारे में सोच पाता, लियू रुयान ने मुझे जमीन पर गिरा दिया। मेरे पास इंफ्रारेड बंदूक है, भागो, मैं तुम्हारे पीछे हट जाऊंगी। मुझे लगा कि लियू रुयान, जो अभी अभी अपने दांत दिखा रही थी, अचानक बहुत प्यारी हो गई थी। धिक्कार है, जब मैं अचानक हिल गया हूं तो मैं क्या करूं? अगले ही पल मैंने भागने का इरादा छोड़ दिया और लियू रुयान से प्यार से कहा, बेबी, इस बार मेरा प्रदर्शन देखो। फिर मैं मुड़ा और एक धमाके के साथ कारखाने में घुसने वाला व्यक्ति हवा में उड़कर जमीन पर जा गिरा। बूढ़े यान शुआंगइंग और उनके बेटे मुझसे आमने सामने लड़ना चाहते हो? क्या तुम मौत को दावत नहीं दे रहे हो? लेकिन अगले ही पल दर्जनों लोग अचानक कारखाने में घुस आए और युवा मालिक चिल्लाने लगे। उस समय मुझे स्थिति की गंभीरता का एहसास नहीं था। मैं अचानक अंदर आए लोगों को हैरानी से देखती रह गई। धिक्कार है, मेरे पास गोलियां कम पड़ गईं। मैडम, मैं चेन मो हूँ। जो अभी कारखाने में आया था वो आपका भाई था। वो आपको बचाने आया था। मेरा भाई? धिक्कार है, मैंने अपने जीजा को पल भर में मार गिराया। सच में बहुत दर्द हुआ। उस लड़के का निशाना कमाल का था। अगर मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट न पहनी होती तो आज मैं अपनी परदादी से मिल रही होती। भाई, क्या तुम ठीक हो? लियू रुयान ने जल्दी से लियू लिंगचुआन को जमीन से उठाया। वो परेशान दिख रही थी। तुम्हें अभी भी याद है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ? उस लड़के ने तुम्हें बहुत परेशान किया। मैंने उस पर इंफ्रारेड बीम डाली ताकि तुम उसे पीट सको और अपना गुस्सा निकाल सको, और तुमने तो बस अपनी कोहनी मोड़ ली। दरअसल जब लियू लिंगचुआन अभी आया तो उसने उन दोनों को ध्यान से देखा। वे आपस में झगड़ रहे थे और एक दूसरे को खींच रहे थे, साफ तौर पर छेड़छाड़ कर रहे थे। अपहरणकर्ताओं जैसे बिल्कुल नहीं लग रहे थे। वो अपनी बहन को इस आदमी से परेशान होते हुए नहीं देख सका, इसलिए उसने इंफ्रारेड बीम उसकी ओर कर दी ताकि वो उसे पीट सके। दूसरी ओर लियू रुयान ने तुरंत उसे पकड़ लिया और अपनी जान देकर उसकी रक्षा की। वो पुरानी कहावत क्या है, बेटी उस पेड़ की तरह होती है जो बड़ा होकर घर छोड़ देता है। बिल्कुल वैसी ही हो तुम, लियू रुयान। क्या मुझे पता नहीं था कि तुम ही हो? मुझे लगा था कि तुम अपहरणकर्ताओं की साथी हो। फैंग युआन आज मुझे बचाने की कोशिश में लगभग 2 बार मरते मरते बचा, इसलिए मैं सोच रही थी, ठीक है, अब और मत समझाओ। लियू लिंगचुआन ने अपनी आंखें घुमाई और फिर मेरी ओर देखा। बच्चे, तुमने निशानेबाजी कहाँ से सीखी? फैंग युआन हंसा। क्रॉसफायर बहुत खेला है। लियू लिंगचुआन को शक था कि मैं पहाड़ों से आया हुआ कोई बेजोड़ उस्ताद हूँ। आखिर उपन्यासों में तो ऐसा ही लिखा होता है। लेकिन उस दोपहर जब वे मेरी बहन के बारे में पता लगा रहे थे तो उन्होंने मेरी पृष्ठभूमि की भी पूरी छानबीन की। मुझे कोई महान निशानेबाज नहीं मिला था जिसने मुझे निशानेबाजी सिखाई हो। एकमात्र संभावना यही थी कि वो क्रॉसफायर बहुत ज्यादा खेलता था। मैंने सुना है कि तुमने मेरी बहन के साथ सबके सामने छेड़छाड़ की। ऐसा कैसे हो सकता है? लियू रुयान के साथ मेरा रिश्ता तो बिल्कुल दोस्ती का है। तुम इससे इनकार करोगे, है ना? तभी लियू लिंगचुआन ने अपना फोन निकाला और एक वीडियो चलाया। मुझे ये समझाओ, 5 लोगों को जोश से एक दूसरे को चूमते हुए इस हाई डेफिनेशन वीडियो को देखकर मैं लगभग पागल हो गया। धिक्कार है, क्या तुम लोग व्यस्त नहीं हो? हमेशा जोड़ों को एक साथ दिखाने में लगे रहते हो। इसे देखकर लियू रुयान का चेहरा एकदम लाल हो गया। भाई, ये गलतफहमी है। क्या गलतफहमी ये है कि तुम दोनों ने किस किया, या ये कि उस लड़के ने तुम्हारी जांग छुई? छोटी बच्ची, तुम अभी भी उस लड़के का बचाव क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें बदला लेने में मदद कर रहा हूँ, क्या तुम्हें पता नहीं? लेकिन साफ तौर पर लियू रुयान को समझ नहीं आया। भाई, बस यहीं छोड़ दो, मैं बालिग हूँ। उसने मेरा फायदा उठाया और फिर मुझे अपने काम से मतलब रखने को कहा। उफ, मैं इस लड़के को कल रात खाने पर घर ले जाऊंगी।
मुझे वास्तव में फांग युआन को रात के खाने पर ले जाना चाहिए। आखिर आज रात मुझे उसका बहुत एहसान चुकाना है। चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान गया, कल तुम इस डिनर पे लेकर आना। तो लियो इसके लिए मान जाती है और कहती है कि हाँ, इससे मैं कल लेकर आऊँगा। तो ये सारी बातें सुनते साथ मैं तो परेशान ही हो जाता हूँ। मैं उसके फैमिली में जाकर उसके साथ खाना नहीं खाना चाहता था। अगले दिन इस बात को लेकर मैं बहुत परेशान था। लियो मुझे 65 बार कॉल करती है, लेकर मैं उसकी कॉल का जवाब नहीं देता। लेकर वो तो मेरे से बात करने के लिए मेरे डॉर्मेट तक आ गई थी। खैर, अब मैं क्या करता है, मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। तो वो अपने भाई को कॉल करती है। उसका भाई कहता है कि आज रात तो मैं जू के साथ मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। तो इस बार लियो से कहती है कि हम दोनों भी तुम्हारे साथ ही चलेंगे। तो उसका भाई कहता है कि ठीक है, तुम दोनों आ सकते हो, लेकिन वहां पर कोई नॉनसेंस वगैरह मत करना। और थोड़ी देर के बाद ही फिर मैं और गियू दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां वो मीटिंग होने वाली थी। मैं तो वहां की चीज़ों को देखकर ही हैरान था कि तभी वो मेरे कान खींच दिया और कहती है कि मैं खामोश हो जाऊं और देखूं मेरा भाई मेरा वेट कर रहा होगा। फिर हम दोनों एक रूम में जाते हैं तो वो मुझे बताती है कि यहाँ पर रूल से बहुत सेडिक्ट हैं, हम कुछ भी अंदर नहीं लेकर जा सकते हैं क्योंकि पहले भी मेरे भाई के ऊपर अटैक हो चुके हैं और इस वजह से इस रूल के इस्तेमाल करके अभय ऊपर अटैक नहीं हो पाएगा। और जैसे मैं मशीन पे इंटर होता हूँ तो मुझे बताया जाता है कि मेरे पास एक नाइफ है। लियो मेरे पे गुस्सा करने लग जाती है कि मैं अपना नाइफ क्यों लेकर आया। मैं उसे बताता हूँ कि मैं अंदर कान नहीं लेकर जा सकता, नाइफ नहीं लेकर जा सकता। अगर मेरे ऊपर अटैक हो तो मैं सबसे कैसे बचूंगा। तो लियो मेरे ऊपर गुस्सा करने के बजाय अब शांत हो जाती है। तो उसे शांत देखते साथ ही मैं भी अब अंदर थोड़े बहुत उसके लिए फीलिंग्स महसूस कर रहा था। फिर मैं अपना नाइफ उस सिक्योरिटी वाले बंदे को ले देता हूँ और कहता हूँ कि इसे संभाल कर रखना। मैंने मार्केट से 5.5 जॉन का खरीदा था। अगर तुमने इसे गुम कर दिया तो मैं तुमसे 6 जॉन लूंगा। फिर मैं लियो का हाथ पकड़कर अंदर जा रहा था तो वो अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है। उससे बहुत शर्म आ रही थी। हम दोनों फिर गैलरी में घूम रहे थे तो वहाँ के चीज़ों को देखकर मैं हैरान था कि तभी मेरी नज़र एक कैलियोग्राफी पर पड़ती है। मुझे वो फैमिलियर लगती है। उसके बारे में मैं लियो से डिस्कस करता हूँ तो लियो मुझे यही कहती है कि मैंने एक नाइफ खरीदा जो 5.5 जॉन का था। तो मैं इतना गरीब हूँ तो ये कैलियोग्राफी जैसे चीज़ों में ना ही पढ़ूँ तो अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये सब को देख कर कन्फ्यूज़ था कि तभी मेरी नज़र एक और ऐप पर पड़ती है जो कि सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। तो मैं उससे फॉर्मल बात करने लगता हूँ, लेकिन लियो को ये पसंद नहीं आता। वो कहती है कि ये यहाँ के जनरल मैनेजर है, मैं उससे ऐसे फॉर्मली बात नहीं कर सकता। लियो मुझे फिर साइड पर लेकर जाती है और ये समझाने की कोशिश करती है कि अगर मैंने मैनेजर सोप से पंगा लिया तो फिर मेरी खैर नहीं। वो यहाँ की चीज़ों को मैनेज करती है और कोई भी उसके साथ पंगा नहीं ले सकता। तो उसे मेरे लिए इतनी ज़्यादा फिक्र करते देख मैं उससे कहता हूँ, तुम मेरी इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों कर रही हो? कहीं आशा तो नहीं है कि तुम मुझे लाइक करने लग गई हो? तो वो खामोश हो जाती है और फिर मुझे कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ? तो ये सब कुछ देखते हुए मिस्ट्रियस जू भी अपने फ़ोन निकालती है और किसी को कॉल भी बताती है कि आज मैंने कुछ ऐसा देखा जिसके बारे में कभी मैंचित भी नहीं किया था। और दूसरी इस तरफ मैं और लियो फिर उस रूम में पहुंच जाते हैं जहां मीटिंग चल रही थी। तो लियो का ब्रदर फिर उन लोगों के साथ हमारा इंट्रो करवाता है। लियो ने इग्नोर करती है तो इस पर जू को गुस्सा आ गया था। तो लियो का भाइयों से समझाता है कि तुम्हें जहां गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। अंकल तैन फिर लियो को वेलकम करते हैं। हम यहाँ आपसे माफ़ी मांगने के लिए आते हैं और उम्मीद है कि आप हमें माफ़ कर देंगी। लियो को ये देखते ही हंसी आ जाती है और वो फिर अंकल तैन को कहती है कि मैं जू फैमिली के कुछ लोगों को पूरी रात किडनैप करूं और इदले दिन आकर आपसे माफ़ी मांगो तो आपको कैसा लगेगा? तो अंकल तैन के चेहरे पर अब थोड़ी सी शक सा आ जाता है। वो ये बात समझ चुका था कि लियो को मनाना पड़ेगा और फिर वो जू तैन को कहते हैं कि तुम यहाँ मौजूद हो तो जल्दी से नील डाउन हो जा और मिस लियो से माफ़ी मांगो। वो ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन उसका बड़ा भाई जू तैन उससे कहता है कि जैसा अंकल तैन कह रहे हैं तुम्हें वैसे ही करना होगा। लेकिन अब उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। गुस्सा तो था लेकिन फिर भी वो नील डाउन होता है, मिस लियो से माफ़ी मांगता है। मुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैं फिर लियो को कहता हूँ कि ये यहाँ पर क्या ड्रामा चल रहे हैं। तो तब भी लियो मुझे बताता है कि कल इसने हमें किडनैप किया था, वो यही था। मुझे तो ये सुनता ही बहुत गुस्सा आता है तो मैं उससे एक ज़ोर से किक दे मारता हूँ, लेकिन लियो बीच में मुझे रोक लेती है। मैं भी अब अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं ढक पा रहा था कि तब भी सिस्टम मुझे टास्क दे देता है और इस टास्क को बड़ा इनाम भी मिल सकता है। जू ये सब कुछ देखकर हंसना लग जाता है। उससे पता था कि मैं उसके कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है और वो मुझे परभोग करने की कोशिश करते हैं। मैं भी लियो के हाथ से बाज जाता हूँ और जल्दी से जाकर उसके प्राइवे को भी ये देखते हैं। उससे आ जाता है और वो मेरी तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम हमारी फैमिली को मारना चाहते हो? वो फिर अपना फ़ोन को ढूंढता है, किसी को कॉल मिलाना लगता है। तो लियो का भाई उससे हमें मालूम हो गया था कि मिस्टर हैन कोई आम पर्सनैलिटी नहीं है और वो फिर मिस्टर तैन पे खुसा करते हुए कहते हैं कि इसमें पर्सनल होने की ज़रूरत नहीं है,
अगर लियो वाला अच्छा काम कर रहे हैं तो तुम्हें उनके बिजनेस में टांग गड़ाने की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो मिस्टर टैन तो अब खामोश ही हो जाते हैं। वो ये बात जानते थे कि असली तो लियो फैमिली के लोग इस प्रोजेक्ट के लिए केपेबल हैं। तो मिस्टर टैन को यही कहते हैं कि अगर मुझे ऐसी कोई और ख़बर मिली कि तुमने किसी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है, उन मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। फिर उन दोनों से बातों ये डिस्कस हो जाते हैं। फिर वो मेरी तरफ देखते हैं, मिस्टर हैं, मेरा नाम पूछते हैं। मैं बताता हूँ कि मेरा नाम फैंग, और मैं कहता हूँ कि कल रात इन्होंने हमें किडनैप किया था, तो इसलिए मैंने इस दो से उसका बदला लिया। तो मिस्टर है मेरे ऊपर हुस्सा करने की बजाय मुस्कुराते हैं। वो जानता था कि मैं कितना लॉयल हूँ। तभी कुछ 10 मिनट ही हुए थे कि एम्बुलेंस आ गई थी और फिर वो सू को हॉस्पिटल ले जाते हैं। मुझे उसे मारने के चक्करों में पुलिस ने बगड़ दिया था। जब सू को इसका बारे में पता चला था तो वो भी पहुंच करता है। तो वो लियो के भाई को कहता है कि जो कुछ भी किया मेरे भाई ने किया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी फैमिली की कोई गलती नहीं है, तो तुम हमें बर्बाद करने पर क्यों तुले हो। लेकिन लियो का भाई तो उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं था कि तभी फिर त्यान उसे बताता है कि असल में हम वही फैमिली के पपट हैं। अगर तुम इसमें से बचने का मुझे मौका दो तो मैं वही फैमिली की इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे सकता हूँ। लियो का भाई वहाँ से जाने लगता है। तो तभी त्यान उसे बताता है कि 2 साल पहले तुम्हारे डैड ड्रैगन सिटी गया थे, तुम जाना नहीं चाहोगे। या आखिर वो उधर क्या करने गए थे। वो ये बैट इसलिए लगा रहा था कि उसे अपनी साइड पे कर सके। लेकिन लियो का भाई उसे कहता है कि अगर तुमने कोई और गड़बड़ की तुम्हारी खैर नहीं। कि तभी फिर एक लड़की आती है और लियो का भाई को बताती है कि लियो पाक चुकी है। तो उसे अब अपनी बहन की फिक्र होने लग गई थी। तो वो इधर उधर लोगों को इकट्ठा करता है और फिर लियो को कॉल करता है, पूछता है तुम कहाँ चली गई। तो वो यही बताती है कि मुझे उसे ढूंढना होगा, उसकी वजन से मैं बच पाई। और उसने जो को लात मारी थी वो इस वजन से मारी थी क्योंकि मुझे किडनैप किया गया था। उसने मेरे बदला लेने के लिए उसे मारा और मैं यही पुलिस के पास जाकर सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी। लियो का भाई उसे समझाने की कोशिश करता है कि इससे चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकती है, लेकिन लियो उसकी एक नीच सुनती और यही कहती है कि उसने मेरी जान बचाए तो मुझे उसे बचाना होगा। लियो का भाई ने कभी भी अपनी बहन को इतना साथा सीरियस नहीं देखा था। तो वो कहते हैं कि लगता है कि तुम उससे प्यार कर बैठी हो। तो आगे से वो लाल होते हो। वो कहते हैं कि नहीं, तुम ये क्या कह रहे हो। लियो जान चुका था कि उसे अब फैंग की परवाह है। तो वो फिर लियो का भाई उसे कहता है कि ठीक है, रात तक मैं सब कुछ सेटल करने की कोशिश करूंगा। रात को 12 से पहले ही वो जेल से बाहर होगा। दूसरी साइड मिसो को पता चल गया था कि अंदर मिस्टर हैं, पर उसे कहते हैं कि तुम्हारी बॉस को 13 साल पहले मैंने एक बॉलेट डॉज करके बचाया था और ऐसे ही समझो कि एक दफ़ा फिर से मैं उनकी फैमिली के ऊपर फेवर कर रहा हूँ क्योंकि उनकी फैमिली भी मेरे ऊपर फेवर थी और अपने बॉस से प्यार कर बैठे हैं, तो काल पर बात करने वाली हैं। दूसरी औरतों से ये कहते हैं कि अगर फैंग लियो से प्यार कर बैठा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, वो फैमिली के लोग अच्छे हैं और हमें भी अब उनकी लॉयलिटी को चेक करना होगा, ताकि अब तो चीज़ें और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। तो दूसरी साइड हम पुलिस स्टेशन में फैंग को देखते हैं, जिसे सिस्टम की आवाज़ सुनाई देती है कि उस दे अपने टास्क को कंप्लीट कर लिया है। उससे एक बड़ा टर्न टेबल मिला था। तो तब भी एक लॉटरी ओपन होती है। तो तब भी सिस्टम उससे कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको माइंड रीडिंग कार्ड मिला है। इससे वो कार्ड स्किल सीख सकता है, दूसरों के माइंड को रीड कर सकता है। मैं जैसे ये उस कार्ड को गलिक करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैं अब मेरे पास ऐसी शतरंज आ चुकी है कि किसी बंदे के भी माइंड हो मैं 10 मिनट में पढ़ सकता हूँ और ऐसा मैं एक दिन में 3 दफ़ा कर सकता हूँ। तो ये सुनते ही मैं बहुत खुश हो गया था। मुझे अपनी लाइफ में ऐसी शक्ल चाहिए थी, वो शक्ल मुझे मिल गई थी, तो इसलिए खुश होना तो बनता ही था। तो गाइस अभी तक बस इतना ही एपिसोड्स आया है, इसलिए मैं नेक्स्ट बार इससा भी तगड़ी वीडियो बनाऊंगा। तो कमेंट में बताओ कि रोमांस वाली वीडियो चाहिए या फिर सिस्टम वाली, जल्दी बताओ और सब्सक्राइब कर लो। ओके।